channel. So today we will do Indian Economic Development LPG Reforms Decoded Lecture 4. We are going to deep dive in globalization, LPG, liberalization, privatization and globalization, both 2026 and as well as CUETH. So let's start with the revision first and then with the today's lecture. So let's start the today's class. Okay, the 1991 crisis relatable drama. देखो मैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोम आपको समझाना चाहती हूँ, तो जिससे आपके दिमाग में क्लियरली वो बात बैठ जाए. जैसे मैं एक पोम लाई हूँ या एक स्टोरी लाई हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाओ. इमेजिन योर बैंक बैलेंस इज ज़ीरो, योर डेब्ट इज ह्यूज and your neighbors won't lend you even 10 rupees. That was India in 1991. ये बोल रहा है कि अभी आप सोचो, इमेजिन करो कि आपके बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है. आपने इतना लोन, इतना डेप्ट लेके रखा है, आप उस डेप्ट ट्रैक में फंस गए हो. आपके नेबर्स आपको 10 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं है. ये ऐसी सिचुएशन थी 1991 में. हमारा इंडिया जो था वो मतलब उसके पास ज़ीरो बैंक बैलेंस था और 10 रुपये भी कोई देने को तैयार नहीं था, कोई भी, क्योंकि बहुत लोन लेके रखा था. उनका क्या भरोसा कि ये 10 रुपये भी लौटाए कि ना लौटाए. ये सिचुएशन थी 1991 में इंडिया की. तो मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन से इसलिए वो करवा रही हूँ कि जिससे आपको ये ड्रामा ऐसा लगे क्या मज़ा आ रहा है, वाह 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 ऐसे बोलो, ठीक है. सो वी हैड फॉरेन रिजर्व्स ओनली फॉर 15 डेज. हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स थे फॉर 15 डेज. इन्फ्लेशन वॉज एट 17%. वी वर लिटरली वन स्टेप अवे फ्रॉम एन इकोनॉमिक ब्लैकआउट. बस एक स्टेप अवे थे इकोनॉमिक ब्लैकआउट से. फिर हमारे पास पूरे पैसे गायब हो जाए, पूरे पैसे हटी जाते. हम इतने डेप्थ ट्रैप में डूब चुके थे. मतलब कंपनीज जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, मतलब जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ध्यान दे रही थी कंट्रीज पे, वो लॉस मेकिंग में हो रही थी, पॉवर्टी हो रही थी. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और गवर्नमेंट ने ऊपर से लोन भी लेके रखा था. तो इसकी वजह से कोई भरोसा नहीं कर रहा था. पर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए. उन्होंने वर्ल्ड बैंक से जाकर क्या लिया, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से जाकर $7 बिलियन का लोन लिया. उन वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उन वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी कि अगर आप ये 3 चीज़ें फुलफिल करते हो तभी आपको हम लोन दे पाएंगे, ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इकोनॉमी को खोलो, ट्रेड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपने बंद करके रखा है उसको खोलो. तीसरा, आपने जो गवर्नमेंट के पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी देखा था ना, तो जो गवर्नमेंट के पास जो 29 इंडस्ट्रीज़ हैं टोटल, वो गवर्नमेंट से हट कर पीपल को दे दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को दे दो. समझ में आया? ओके. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. ओके, हाँ, हमने ये भी पढ़ा कि देखो ये सब अभी रिवीजन ही चल रहा है. फिर मैं अगर आपको, ठीक है, तो ये पोम है, मतलब ये स्टोरी थी 1991 के इंडिया की. समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. अगर मैंने कुछ छोड़ा हो, कुछ किया हो, तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन में कर दूंगी. पर रिवीजन के साथ साथ हम टुडेज लेक्चर भी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. तो आरबीआई, अब मैंने आपको बताया था कि जो आरबीआई है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था. सारी चीज़ें वो मैनेज करता था. कितने पैसे बैंक को रखने हैं, कितना क्या करना है बैंक को, वो सब बैंक करता था, आरबीआई करता था. आरबीआई सब देखता था, सब करता था. हमने क्या किया, आरबीआई को फैसिलिटेटर से रेगुलेटर पे शिफ्ट कर दिया. फैसिलिटेटर वो मतलब जो कंट्रोल करता है, जो हर चीज़ पे कंट्रोल कर रहा है. मतलब
बैंक को पैसा कितना मिलना चाहिए, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, ये सब कौन देख रहा है? आरबीआई देख रहा है। पर अब फैसिलिटेटर से हमने रेगुलेटर बना दिया उसे, मतलब सिर्फ वो हेल्पर करेगा, सिर्फ वो ऊपर से देखेगा उसका काम, कुछ बोलेगा नहीं कि बैंक को इतना पैसा रखना है, मार्केट को नहीं। बैंक खुद से सोचेगा, बैंक को इतनी फ्रीडम दे दी। तो चलो, आरबीआई द पेरेंट और टू फैसिलिटेटर, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे ही आरबीआई था। Before 1991, the RBI was an overprotective parent, deciding every interest rate. मतलब वो जैसे आपके हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, ओवर प्रोटेक्टिव कि अच्छा बेटा इतने बजे तक आ जाना, मतलब 7 बजे तक घर पे आ जाना, ये कर लेना, नहीं ये मत खाओ, ये ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा नहीं। तो वो ओवर प्रोटेक्टेड है हम लोगों के लिए रहते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो होते हैं वो हमारे लिए, मतलब हमारे लिए बहुत वरी करते हैं वो। तो वैसे ही आरबीआई भी एक ऐसा है, आरबीआई को भी पेरेंट की तरह समझो कि आरबीआई भी पेरेंट की तरह है, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट है। वो डिसाइड कर रहा है इंटरेस्ट रेट, बैंक को कितना पैसा रखना चाहिए, कितना देना चाहिए, मार्केट का वो सब चीज़ कौन देख रहा है? आरबीआई देख रहा है। पोस्ट 1991 में इट बिकम्स अ फैसिलिटेटर, मतलब पोस्ट 1991 में वो क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया, मतलब और ओवर प्रोटेक्टर कि भाई मार्केट का प्राइस भी फिक्स कर रहा है और इंटरेस्ट रेट भी देख रहा है, बैंक को कितना पैसा रखना चाहिए वो भी देख रहा है, सब देख रहा है। Banks were given autonomy to set their own interest. Okay, facilitator से regulator. Banks were given autonomy. अब जब ये फैसिलिटेटर से इसको कन्वर्ट किया गया आरबीआई को, फैसिलिटेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मतलब होता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो जब आरबीआई को फैसिलिटेटर से रेगुलेटर पे कन्वर्ट किया, ठीक है, तो बैंक को पूरी आज़ादी मिल गई कि भाई आराम से आज़ादी, फुल मौज आज़ादी, ठीक है। तो बैंक्स वर गिवन ऑटोनॉमी, बैंक्स को फ्रीडम मिल गई, वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो वो आरबीआई सर पे खड़ा रहता था कि इतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। अब तो वो है ही नहीं, अब तो वो सिर्फ सॉरी अब तो वो सिर्फ ऊपर से ही मेंटेन कर रहा है, कुछ बताएगा थोड़ी। अब हेल्पर बन गया, रेगुलेटर बन गया वो। The banks were given autonomy to set their own interest. The banks को autonomy दी थी to set their own interest rates based on market forces. जो market forces rate है, तुम interest rate उतना ही लगाओगे। अब आरबीआई कोई काम नहीं करेगी, आरबीआई को फैसिलिटेटर से रेगुलेटर पे कन्वर्ट कर दिया है। बता इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन, तो प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आपको पता है एचडीएफसी, और फॉरेन बैंक्स आपको पता है एचडीएफसी, और प्राइवेट कौन सा है? आईसीआईसीआई। वेयर अलाउड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो okay, the private and foreign banks like HDFC, ICICI were allowed. Okay, so foreign investment limit in banks was raised to 74%. पहले 100% की ओनरशिप थी, अब उसको रेस कर दिया 74% तक, ठीक है। तो मतलब 74% तक आप उसके ओनर बन सकते हो। Banks could open new branches without seeking permission for every single step, एवरी सिंगल स्टेप के लिए। जैसे आरबीआई से पूछना पड़ता था कि हाँ यहाँ पे ब्रांच खोल ले, यहाँ पे ब्रांच खोल ले, आरबीआई से पूछना पड़ता था, वो अब नहीं पूछना पड़ता, क्योंकि आरबीआई क्या है? आरबीआई फैसिलिटेटर से रेगुलेटर पर कन्वर्ट हो गया, इसलिए अब सब ऑटोनॉमी जो है वो बैंक के पास है कि जितनी ब्रांचेस खोलनी है, जो स्टेप उठाने हैं वो बैंक अपने बलबूते पर उठाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द
financial sector of reforms, and then we will move on. Okay, now forex reforms. फॉरेक्स रिफॉर्म में क्या था? द डिवोल्यूशन स्ट्रैटेजी. द डिवोल्यूशन स्ट्रैटेजी में इन 1991 इंडिया इनिशियली लोअर द वैल्यू ऑफ द रुपी अगेंस्ट द डॉलर. अगर हम देखें तो डॉलर अगर देखें तो वो $1 मीन्स, देखो अगर हम देखें जो इंडिया इनिशियली लोअर द वैल्यू ऑफ द रुपी. अब बाहर वाले लोगों को लगता है कि ये जो रुपी है वो बहुत चीप है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग, अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग इंडिया में टूरिस्ट बन के आते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लगता है यहाँ का सामान चीप है, यहाँ के जो रुपी जो पैसे हैं वो चीप है. तो देखो इन 1991 द इंडिया इनिशियली लोअर द वैल्यू ऑफ द रुपी. अब जानबूझ के इंडिया ने लोअर कर दी किसकी वैल्यू? रुपी की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर. अब अगर आप देखोगे कि $1 इज इक्वल्स टू 96 रुपी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, उसको अगर डाउन कर देंगे जैसे $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज़ हो गया, तो लोग जो है फॉरेन लोग और आएंगे, उनको ये लगता है कि इंडिया की रुपी है वो बहुत चीप है, सस्ता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं. Why? To make our exports cheaper for foreigners. If our goods are cheap, foreigners buy more. Means अगर हमारी गुड चीप है तो फॉरेनर्स और मांगते हैं, जिससे और एक्सपोर्ट होता है जिससे हमारे पास पैसे आते हैं. एंड इंडिया गेट्स मोर फॉरेन एक्सचेंज. इंडिया को सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है. So market forces, demand and supply now determine the rupee's value, not the government mood. ये गवर्नमेंट मूड पे डिपेंड नहीं करता, ये रुपी पे डिपेंड करता है. अगर गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती, और कम करेंगे तो जिससे एक्सपोर्ट और होगा, जिससे पैसे हमारे पास और आएंगे, फॉरेनर्स और मंगवाएंगे और पैसे हमारे पास और आएंगे, ठीक है. तो ये देख, अब आता है टैक्स फिस्कल रिफॉर्म्स. टैक्स फिस्कल रिफॉर्म में मैंने आपको बताया था 2 टैक्सेस होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और तो एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में हम क्या करते हैं? हाई टैक्स. अब देखो, हाई टैक्स रेफर्स एनकरेज इन्वेशन इंक्लूडिंग इनकम. द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दिस एंड स्टार्टेड रिड्यूसिंग रेट. अब देखो, अगर टैक्स पे आप जैसे 10 लाख है, 10 लाख पे आप, तो जो मैंने आपको बताया, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी कि जो RBI था वो रेगुलेटर तो था ही, फैसिलिटेटर मतलब है, इसमें सही लिखा था, मैंने थोड़ा इसमें गड़बड़ कर दी, ठीक है. तो इसमें सही लिखा था कि जो पोस्ट 1991 में उसको फैसिलिटेटर बना दिया गया था, मतलब कि पोस्ट 1991 में उसको हेल्पर बना दिया गया था. पहले वो रेगुलेटर था, कंट्रोल करता था, हर एक चीज़ को वो कंट्रोल करता था अच्छे से. अब फिर उसके बाद उसको क्या बना दिया? फैसिलिटेटर. मीन्स अब उसको कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है, ना कि बैंक को उससे पूछना पड़ रहा है कि कितनी ब्रांच बनानी है, कितना इंटरेस्ट लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं पूछना पड़ा. इसलिए अब रेगुलेटर से फैसिलिटेटर. आई एम रियली सॉरी, मेरा गलत हो गया, पर वो है रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, ठीक है. हाँ, हम यही पढ़ रहे थे टैक्स फिस्कल रिफॉर्म. अब टैक्स फिस्कल रिफॉर्म्स में अगर हम देखें तो हाई टैक्सेस रेट्स एनकरेज इवेशंस. मतलब पीपल जो थे ना, मतलब टैक्स के रेट्स जो गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स ले रही थी वो हाई रेट्स पे ले रही थी, तो अब लोग ऑब्वियसली पैसे छुपाएंगे ना. जब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं 10 लाख पे अगर गवर्नमेंट 50% का अपने से टैक्स लेती है, तो 50% का जो अपने से टैक्स लेगी मतलब 5 लाख, तो 10 लाख माइनस 5 लाख अगर आप करोगे तो 5 लाख जो डिस्पोजल इनकम गवर्नमेंट को जो मिलेगी, और हमारे पास भी 5 लाख ही बचेंगे. तो क्या कोई बोलना चाहेगा कि हमारे पास 10 लाख रुपए? नहीं, सब छुपा के रखेंगे अपनी इनकम, अपना वो.
तो इसलिए हमें बीच का रास्ता चुनना था। तो हमने बीच का रास्ता क्या किया, हमने प्राइजेस को, गवर्नमेंट ने प्राइजेस को, टैक्स को कम करा, तो जिससे लोग काला धन हाइड ना करे पैसे, जो उसको हम काला धन बोलते हैं ना, मतलब जिसको हाइड ना करे वो पैसे, हाइडिंग इनकम नहीं करे वो। इसलिए गवर्नमेंट ने मॉडरेट मतलब बीच का रास्ता चुना और टैक्स रेट्स कम कर दिए। फिर हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था पर्सनल इनकम एंड कॉर्पोरेटिव टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड। मतलब डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था कि जो जैसे इनकम टैक्स जो कमा रहा है वो ही भरेगा। जैसे मम्मा कमा रही है तो मम्मा ही भरेगी, पापा कमा रहे हैं तो पापा ही भरेंगे, ठीक है। तो वो उसका जो बर्डन है वो किसी पे शिफ्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है उसी को भरना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स उसी को ही भरना पड़ेगा जो व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया। बर्डन क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। बर्डन क्या हुआ, बर्डन शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सारे लोगों ने खाना खाया और उसका पैसा दिया पापा ने, तो वो जो सारे लोगों का बर्डन का जो मतलब मनी का जो बर्डन है वो किस पे शिफ्ट हो गया, वो पापा पे शिफ्ट हो गया। तो मीन्स ये है इनडायरेक्ट टैक्स। सिंप्लीफाइड एंड यूनिफाइड मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स था ना उसमें भी बहुत सारे साइन और ये सब करने पड़ते हैं, तो उसको भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, उसको भी बहुत यूनिफाइड कर दिया। जीएसटी rolled out on 1st July 2017 to create one national market। जीएसटी कब आया, जीएसटी जब आया कब, 1st जुलाई 2017 टू क्रिएट द नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट को बनाने 1st जुलाई 2017 में जीएसटी आया। अब आपको डिफरेंस बताऊँ इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। देखो डायरेक्ट में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वही भरेगा वही पे करेगा जो पैसे कमाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो अब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन इज पास टू कस्टमर्स, जीएसटी। अब मैंने आपको बताया ना खाना खाया और सारा बर्डन किस पे चला गया, बिल कौन दे रहा है, पापा दे रहे हैं, तो बर्डन किस पे चला गया, पापा पे चला गया। Understood? Okay, let's move on. Okay. अब what disinvestment और why? What disinvestment and why? अब देखो transferring ownership of government companies to private player to improve efficiency। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी प्राइवेट प्लेयर को दे दी और अच्छे से चलाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। जैसे हमने देखा था लिबरलाइजेशन, लोग क्या गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट सारी इंडस्ट्रीज सब प्राइवेट प्लेयर्स को ही दे जा रही थी। तो जिससे जो गवर्नमेंट लॉस मेकिंग पे आई है वो जो प्राइवेट प्लेयर है वो प्रॉफिट बना के गवर्नमेंट को दे, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सीलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ PSUs टू पब्लिक। PSUs का मतलब अगर मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीलिंग अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक, इट रेजेस मनी फॉर द गवर्नमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि जो पार्ट है, एक seeing a part of equity of PSUs to the public, it raises money for the government, मनी रेज कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। ओके वाई में अगर हम देखें, इसमें आगे नहीं रहा, वाई में नहीं लिखा क्या शायद, चलो दी ज्वेल्स नवरत्नास। अब इसमें ना क्या होता है, जैसे उसमें होता है ना, जैसे क्लास में होता है जो फर्स्ट रैंक लाता है उसको अवार्ड, दूसरा रैंक उसको अवार्ड, तीसरा रैंक उसको अवार्ड। अब वैसे ही कंपनीज में ऐसा होता था, फर्स्ट जो बहुत अच्छा काम करती थी कंपनीज उनको महारत्नास, ठीक है, नहीं जो बहुत अच्छे से काम करते थे उसको महारत्नास मिलता था,
और जो उससे भी अच्छा काम करती थी उसको नवरत्नास मिलता था। और हाँ, जो उससे थोड़ा सा ऐसा करती थी उसको मिलता था मिनी रत्नास। मिनी रत्नास इधर शायद नहीं लिखा है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हाई परफॉर्मिंग कंपनीज टू मेक देम ग्लोबल जायंट्स। अब इनको ग्लोबल जायंट्स बनाया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने इनको क्या दी, इनकी पोस्ट दी महारत्नास और नवरत्नास। महारत्नास बीच में, नवरत्नास और उसके नीचे मिनी रत्नास, ठीक है। महारत्नास कौन कौन से? द जायंट्स, ONGC, SAIL, BHL का नाम सुना होगा, NTPC, एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमी अप टू ₹5,000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज ने किया था। तो इनको महारत्नास पे रखा गया क्योंकि इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से काम किया था। फिर आता है नवरत्नास। नवरत्नास में हाई परफॉर्मर्स, जो महारत्नास से भी हाई परफॉर्मर्स है, उसमें BPCL है, MTNL है, HAL है। ये मैनेजरल फ्रीडम टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस और कॉम्पिटिशन लाते हैं लोग। तो इसलिए ये हाई परफॉर्मर्स है, इसलिए इनको नवरत्नास मिला है। और जो बीच में जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो जायंट्स है, उनको महारत्नास मिला है। और जो थोड़ा सा सही परफॉर्म कर रहे हैं उनको मिनी रत्नास मिला है। ऑटोनॉमी इन द रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस, नॉट अ गिफ्ट फॉर एग्जिस्टेंस। ये था मतलब ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी सी उनको फ्रीडम दे गई कि उनका जो परफॉर्मेंस के ऊपर उनको जज किया गया और उनको थोड़ी सी फ्रीडम दे गई कि आप इसको और बढ़ा सकते हो और कर लो। और ये गिफ्ट नहीं है, ये इनको थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई, ठीक है। अब आता है ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। ग्लोबल विलेज, integrating our economy with the world, flow of trade, capital and people across borders। अब देखो, ग्लोबल विलेज में जो इकोनॉमी है, इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड से मिला है। फ्लो ऑफ ट्रेड चल रहा है, मतलब जो 1991 में नहीं चल रहा था वो वर्ल्ड बैंक ने कंडीशंस रखी थी, तो उससे चल रहा था अपना ट्रेड चल रहा है अच्छे से। कैपिटल एंड पीपल बॉर्डर्स के अक्रॉस ऐसे जा रहे हैं कि ट्रेड करने के लिए लोग मंगवा रहे हैं, क्योंकि उनको जो अपना पैसा है वो क्या लग रहा है, चीप लग रहा है। तो इससे मोर एंड मोर कमोडिटीज़ वो लोग मंगवा रहे हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या है? अब आता है आउटसोर्सिंग में अगर हम देखें तो कहाँ गया आउटसोर्सिंग? हायरिंग एक्सटर्नल सर्विसेज लाइक कॉल सेंटर्स टू सेव कॉस्ट। इंडिया इज द BPO मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बैलेंस, तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, BPO नहीं है, BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हब ड्यू टू लो वेजेस एंड इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट। आउटसोर्सिंग मतलब लोगों को हायर करना, जैसे कॉल सेंटर्स पे हम लोगों को हायर करता है, वैसे ही कॉस्ट बचाने के लिए इसमें भी लोगों को हायर करना ही होता है। जो इंडिया की जो BOP है, क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट थी, हब ड्यू टू लो वेजेस एंड इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट। लो वेजेस की वजह से और जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट है उसकी वजह से। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आउटसोर्सिंग का मतलब हायरिंग करना, कि लोगों को हायर करना है। आगे चलो। सो FDI वर्सेस FII, स्पॉट द डिफरेंस। FDI और FII के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फुल फॉर्म है, वो देखते हैं, वो जानते हैं। देखो, FDI डायरेक्ट है और FII इंटरनेशनल है। FDI means investment in assets, investment in paper, shares, जो shares होता है ना,
उसमें इन्वेस्टमेंट मतलब पेपर पे इन्वेस्टमेंट करता है साइन करवा के। ये एसेट्स कैपिटल को बेचता है, फैक्ट्रीज को देता है, ये एफडीआई करता है। और एफआईआई क्या करता है, इन्वेस्टमेंट इन पेपर शेयर्स को बेचता है। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल है एंड लॉन्ग टर्म, मतलब स्टेबल भी है, मतलब वही रहता है, मतलब हिलता नहीं, स्टेबल और लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलता है, लॉन्ग टर्म। हॉट मनी, वेरी और हॉट मनी। इम्पैक्ट ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। एफडीआई क्या करता है, ये डायरेक्ट है तो इसलिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को देखता है। एफआईआई इंस्टीट्यूशनल है, ब्रिंग्स लिक्विडिटी टू मार्केट, मार्केट में लिक्विडिटी लाता है। एफडीआई इज लाइकली लाइक बाइंग द हाउस। एफडीआई मतलब कि आप घर खरीद रहे हो। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, FII इज लाइक बुकिंग अ होटल रूम फॉर अ नाइट। देखो FDI क्या होता है, FDI मतलब कि आप कोई घर खरीद रहे हो, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म चलता है। वो घर आपके पास है ना, तो वो लॉन्ग टर्म है, वो आपके लिए वही मैनेजमेंट करेगा, वही टेक्नोलॉजी, वो उसमें आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हो, उसमें मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये FDI को आप समझो घर। और FII मतलब कि आप एक होटल का रूम बुक कर रहे हो फॉर अ नाइट, FII वो है, ठीक है, कि मतलब वो आएगा और जाएगा, ऐसा है, ठीक है। अब आता है WTO, ग्लोबल प्रेफरेंस, सक्सेसर ऑफ ओके। सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन रियलिटी, सो एक रियलिटी चेक लेता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन में। क्या है रियलिटी चेक, अचीवमेंट्स हमने क्या अचीव किया और क्या फेलियर्स है। तो अचीवमेंट्स, हायर जीडीपी ग्रोथ, हायर जीडीपी ग्रोथ हुई अपनी, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, जो ये इन्फ्लेशन हो रहा था उस पर कंट्रोल हुआ। मैसिव इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में मैसिव, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अचीवमेंट हुई, ग्रोथ हुई, इंक्रीज हुआ। फेलियर्स में क्या हुआ, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जॉबलेस ग्रोथ पैटर्न बढ़ता गया, एंड इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इनइक्वालिटी बढ़ती गई, रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ती गई। नेग्लेक्ट किया एग्रीकल्चर को, जिससे हमें खाना और वो सब मिलता है, उसको एग्रीकल्चर को ही नेग्लेक्ट कर दिया। और क्या किया, तो नेग्लेक्ट किया एग्रीकल्चर को, जॉबलेस ग्रोथ पैटर्न एंड इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी बढ़ गई, रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो रियलिटी चेक भी ले ली हमने, आगे बढ़े। हाँ, तो एग्जाम मास्टर क्वेश्चन बैंक पार्ट 1। सो ये क्वेश्चन बैंक्स है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस MP बोर्ड या CBSE। एक्सप्लेन द चेंज इन द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। अब जो RBI रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया है, ये आंसर आपको लिखना है अपनी कॉपी में, दिस इज फॉर आंसर राइटिंग, 3 मार्क्स में, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय डिवैल्यूएशन, व्हाई वाज इट डन इन 1991। डिवैल्यूएशन क्यों हुआ था 1991 में, वो आपको बताना है, ठीक है। अब डिवैल्यूएशन क्या, डिवैल्यूएशन मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि $1 में इज इक्वल्स टू ₹96 अप्रॉक्स। अब अगर हम उसको जानबूझ के गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया, मीन्स $1 इज इक्वल्स टू, मान लो कितना कम कर देंगे, ये मानो, सुनो, $1 इज इक्वल्स टू ₹80, ठीक है। अब इसको बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, $1 इज इक्वल्स टू ₹95 बढ़ा दिया, तो इससे डिवैल्यूएशन हो गया, पैसे बढ़ गए, तो जिससे लोग इतना नहीं लेंगे, तो ये हुआ था 1991 में। क्यों हुआ था ये आपको बताना है। डिस्टिंग्विश, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो डिस्टिंग्विश मैंने बताया था, वो आपको इसमें लिखना है। 3 ठीक है, महारत्ना एंड नवरत्ना कंपनीज का नाम बताना है। जो मैंने आपको बताया था महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज के बारे में, क्या क्या है वो,
तो महारत्ना और नवरत्नास कंपनीज क्या, 3 बताने, SAIL बता देना, BHL बता देना, NTPC बता देना, HAL बता देना, ये नवरत्नास है, HAL, HTML, IPCL। तो ये सारे जो है वो क्या है, नवरत्नास। और महारत्नास क्या है, महारत्नास SAIL, BHL, NTPSC, ये सब महारत्नास है। तो ऐसे 3 उनके नाम बताने। ये कितने मार्क्स में आता है, ये आता है 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स। इसको अगर हम रद्द करें तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। व्हाट इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग मैंने आपको बताया था। व्हाई इन इंडिया फेवरेट BPO डेस्टिनेशन, फेवरेट BPO डेस्टिनेशन कहाँ है वो आपको बताना है। डिफ्रेंशिएट करना FDI FII के बीच में। FDI जैसे हाउस आप परचेस कर रहे हो, और FII मतलब कि आप एक होटल का रूम बुक कर रहे हो एक नाइट के लिए, ठीक है। अब ये व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश्ड, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। डिस्कस द पॉजिटिव्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए थे LPG ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये भी आपको कल, ये 2 क्वेश्चन अभी इसमें मत करना है, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे एंड टॉपर सीक्रेट टिप्स ले लो। देखो कीवर्ड्स क्या है, ऑलवेज अंडरलाइन कीवर्ड्स, मतलब जैसे फैसिलिटेटर, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, तो वो उसको अंडरलाइन कर लो। मार्केट डिटर्मिनेशन, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट एंड ऑटोनॉमी, तो इन ये जो कीवर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन कर लो। फिर आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आप जितने से जितने बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ड्रॉ सिंपल फ्लो चार्ट फॉर द 1991 क्राइसिस, स्ट्रेट, ठीक है, 1991 क्राइसिस, राइट एरो बता के उसको दिखा देना कि ऐसे है, राइट एरोज बना के दिखा दिया। LPG स्ट्रैटेजी बता दी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो वो सब आपने उसको बता दिया। फिर डेट्स भी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। GST जुलाई 1, 2017। WTO जो हम कर पढ़ेंगे दैट इज जनवरी 1, 1995। CUET लव्स दीज, मतलब ये डेट्स याद रखना। जैसे डेट्स किस किस की याद रखनी है, GST की डेट, GST कब आया था, जुलाई 1, 2017 में, और WTO कब आया था, Jan 1, 1995, ठीक है। सो स्टडी स्मार्ट इज 10x better than hard study. Study smart is 10x better than hard study. Use these hacks and you are already in the top 50, top 1%. Okay, so class dismissed. Did you learn something new today? Drop your score goals in the comment section and don't forget to like, share, subscribe my channel. Stay tuned with me, Mitisha Gulati. Bye everyone.